नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। चितरंजन के सीएलडब्ल्यू कर्मी आनंद कुमार भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आज सुबह उनका शव उनके कार से पुलिस ने बरामद की है। बताया जाता है कि भट्ट शुक्रवार शाम 6 बजे अपने घर से निकले थे। जब देर रात वे घर नहीं लौटे तो उनके दोस्तों और परिजनों ने उनकी खोज शुरू की। सुबह उन्हें पता चला कि चितरंजन के ही कर्नल पार्क इलाके में उनकी गाड़ी खड़ी है। जब लोगों ने कार के अंदर झांका तो वह अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर मृत पाए गए। उनके शरीर के कई हिस्सों में गोली मारी गई है। मौके पर पहुंचे चितरंजन पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। মানুষ ছিলেন এবং আমরা টিচার বলে মানি। আমরা যখনই দেখতাম আনন্দ কুমার ভাট স্যার বলে আমরা সম্বোধন করতাম। খুবই পরিচিত মানুষ ছিলেন। সব কিছু মানুষের যখনই আমাদের গরিব মানুষ লকডাউনে চাল ডালের ব্যবস্থা হতো, স্যারকে আমরা বলতাম, সেই স্যার আমাদের চাল ডালের ব্যবস্থা করতো গরিব মানুষদের পিছনে। হঠাৎই কালকে যখনই স্যার আমাদের 4 চাকা নিয়ে যখন বেরিয়েছিলেন চিত্রজনে, বিভিন্ন দুষ্কৃতির মাধ্যমে আমরা যখন খবর পাই, আজ প্রহিবিটেড এরিয়া বলে পুরো আমাদের ভারতীয় রেলে একটা টাউনশিপ আছে, যাতে মানে আরপিএফ এখানে বাটালিয়ন আছে, আরপিএসএফ হেডকোয়ার্টার্স আছে, আরপিএসএফ আছে 8 বাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার্স, তারপরে আরপিএফ টাউন পোস্ট আছে। 4-5টা গাড়ি সুরক্ষা নিয়ে নামে ঘুরে বেড়ায়। কার সুরক্ষা দিচ্ছে সেটা আমরাও বুঝতে পারিনি। থানা তো নিজেরই বলবে কি 1 লাখ মানুষ আছে, আমাকে 10টা পুলিশ দিয়েছে, আমরা 10টা পুলিশ নিয়ে কি করব। তো রাত দিন এরা করোনা হেলমেট আর মাস্ক নিয়ে দৌড়িয়ে বেড়াচ্ছে মানুষকে। দিনের বেলায় এই জন্য বলছি সাড়ে में बहुत लेट हुआ तो फिर हम लोग पता किए, कॉल भी किए तो कॉल नहीं उठा रहे थे, स्विच ऑफ बता रहा था फ़ोन। तो जब फ़ोन ट्रैक किए तो पता चला कि फ़ोन उनका डेड है, यहाँ फ़ोन स्विच ऑफ हो गया कर्नल सिंह पार्क के पास। तो फिर जब हम लोग कुछ नहीं हुआ तो 11:30 बजे फिर बगल वाले अंकल के साथ हम लोग निकले पता करने के लिए, और जब पूरा घूम लिए नहीं पता चला तो फिर हम लोग घर में आ गए। फिर पापा के फ्रेंड लोग साथ में गए और वो लोग फिर जब वो लोग खोजे तो फिर हम लोग गए, और तो वहाँ पे पापा का बॉडी मिला कार में। तो क्या घटना हुआ तो मालूम पता चला क्यों हुआ था? मर्डर हुआ था। रानीगंज ब्लॉक के तृणमूल अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष इंतखाब खान और सचिव आफ्ताब जाहिदी के नेतृत्व में ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कई टीएमसी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। रानीगंज के नवनिर्वाचित विधायक तापस बनर्जी इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस मौके पर विधायक तापस बनर्जी ने उपस्थित सभी को ईद की मुबारकबाद दी और कहा कि कोरोना काल में सबको एहतियात बरतने की जरूरत है। इधर रानीगंज के एसएम रोड इलाके में टीएमसी नेता शहजादा अंसारी ईद मिलन समारोह का आयोजन किया, जहां रानीगंज विधायक तापस बनर्जी शामिल हुए। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के हालात व वैक्सीनेशन के मुद्दे पर चर्चा व समीक्षा के लिए शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक जारी है। इससे पहले बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी ने ऑक्सीजन व दवाओं के सप्लाई व उपलब्धता की समीक्षा के लिए बैठक की थी। प्रधानमंत्री ने बताया कि देश भर के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त वैक्सीनेशन किया जा रहा है, इसलिए जब भी आपकी बारी आए तो वैक्सीन जरूर लें। दक्षिण भारत के कई राज्यों में रविवार तक एक शक्तिशाली चक्रवाती तूफान के आने की संभावना बन रही है। मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि आगामी 4 दिनों में गुजरात, महाराष्ट्र और केरल के तटों से इस तूफान के टकराने की संभावना है, जिससे केरल व तमिलनाडु में बाढ़ का खतरा है। वहीं लक्षद्वीप समूह और अरब सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके कारण खराब मौसम को देखते हुए विस्तारा और इंडिगो एयरलाइंस ने चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, गोवा और अहमदाबाद की उड़ानों को लेकर आगाह किया है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर अब ढलान की ओर जाती नजर आ रही है। बीते 24 घंटों में भी कोरोना के मामलों में कमी आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटों में 3,26,098 मामले सामने आए हैं। पिछले 5 दिनों में चौथी बार ऐसा हुआ है कि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या नए मामलों से ज़्यादा रही है। बीते 24 घंटों में 3,53,299 लोगों ने कोरोना को मात दी है। वहीं इस दौरान मौत का आंकड़ा भी 4,000 से नीचे आ गया है। बीते एक दिन में वायरस संक्रमण के 3,890 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही कोरोना महामारी को मात दे चुके लोगों का आंकड़ा भी 2 करोड़ को पार कर गया है।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को ऐलान किया है कि हम दिल्ली वालों के लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक शुरू करने जा रहे हैं। इसके जरिए कोरोना संक्रमित मरीजों को जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन मुहैया कराई जाएगी। दिल्ली के प्रत्येक जिले में 200 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक बनाए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर यह ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लोगों को उनके घरों पर मुहैया कराया जाएगा, जिन मरीजों को इसकी दरकार होगी। कोरोना संक्रमण के मामले में राजस्थान का देश में चौथा नंबर है। ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन और अन्य आवश्यक दवाओं के नहीं मिलने के कारण पीड़ितों को मुश्किल हो रही है। सबसे ज़्यादा मुश्किल ऑक्सीजन के कारण हो रही है। जयपुर स्थित प्रदेश के सबसे बड़े कोविड अस्पताल RHUS ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित होने से 3 मरीजों की मौत हो गई। तीनों कोरोना संक्रमित थे। वे यहाँ पिछले 4 से 5 दिनों से भर्ती थे। कश्मीर घाटी में कोरोना महामारी के बीच आतंकवाद के खिलाफ जंग जारी रखे हुए सुरक्षा बलों को रात के अंधेरे में निशाना बनाने का प्रयास किया जा रहा है। श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके सराफ कदल इलाके में कुछ अज्ञात लोगों ने पेट्रोल बम से हमला किया। गनीमत यह है कि यह बम निशाने पर न लग चौकी से कुछ दूरी पर फटा। सभी सुरक्षित हैं। हमलावरों की तलाश के लिए सुरक्षा बलों का रात से सर्च ऑपरेशन जारी है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि यह हमला आतंकवादी संगठन ने उनके लिए काम करने वाले ओवरग्राउंड वर्करों द्वारा करवाया है। उनका पता लगाया जा रहा है। बिहार के वैशाली जिले के अंतर्गत राघोपुर से विधायक और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर 5100 रुपये का इनाम रखा गया है। जी हां, कोरोना महामारी के दौर में अपने क्षेत्र में नहीं दिख रहे विधायक को ढूंढने के लिए लोगों ने ऐसा पोस्टर वायरल किया है। राघोपुर प्रखंड की कई पंचायतों में ऐसा पोस्टर लगाया गया है। साथ ही इसे इंटरनेट मीडिया पर भी वायरल किया जा रहा है। ऐसे ही पोस्टर में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत रामविलास पासवान के भाई और हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद पशुपतिनाथ पारस को भी लापता बताया गया है। कोरोना वायरस संक्रमण से उभरे मरीजों को इन दिनों ब्लैक फंगस से भी जूझना पड़ रहा है। बिहार की बात करें तो पोस्ट कोविड मरीजों में अब तक ब्लैक फंगस के 19 मामले मिल चुके हैं। बीते 24 घंटे के दौरान ही राज्य के विभिन्न भागों में रहने वाले 9 नए मरीज मिले हैं। ब्लैक फंगस के सर्वाधिक 7 मरीज पटना के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में इलाज करा रहे हैं। गया जिले के चाकंद थाना क्षेत्र के मोहरबानपुर में डंप बालू की जांच करने के लिए पुलिस की टीम शुक्रवार की शाम 7:30 बजे गई। पुलिस टीम को देखकर पहले बालू लदा हुआ वाहन को छोड़कर चालक व खलासी वहां से भाग गए, लेकिन कुछ ही समय बाद हाईवा के चालक, खलासी, ग्रामीण एवं ईंट भट्ठा के लोग जुट गए। उनके तेवर देखकर पुलिस टीम को पीछे हटना पड़ा। बाद में जिला मुख्यालय से भारी संख्या में पुलिस के साथ कई थानेदार व डीएसपी पहुंचे, लेकिन उन पर भी पथराव कर दिया गया। दुस्साहस ऐसा कि फायरिंग भी की। देर रात तक पुलिस वहां कैंप करती रही। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो और मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव ने अपना अनशन तोड़ने की घोषणा कर दी है। उन्होंने अपनी बिगड़ती तबीयत और डॉक्टरों की सलाह के आधार पर यह फैसला लेने की बात कही है। उन्हें पटना के मंदिरी स्थित आवास से पुलिस ने 11 मई को गिरफ्तार कर लिया था। तभी उन्होंने अनशन शुरू करने की घोषणा की थी। पूर्व सांसद ने दावा किया कि डॉक्टरों की सलाह के बाद उन्होंने 4 दिन भूख हड़ताल पर रहने के बाद शुक्रवार की शाम इसे खत्म कर दिया। इस बीच एक बड़ी खबर ये है कि उनकी खराब तबीयत को देखते हुए दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से पटना के किसी अस्पताल में रेफर किया जा सकता है। कोरोना वायरस के संक्रमण काल के दौरान बिहार में डॉक्टरों की बम्पर बहाली होने जा रही है। बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने मेडिकल ऑफिसर के 1000 पदों पर बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। योग्य डॉक्टर इन पदों के लिए बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी को MBBS डिग्रीधारी तथा सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम 55 साल तक की उम्र का होना चाहिए। बहाली के लिए अभ्यर्थियों का चुनाव साक्षात्कार के माध्यम से होगा तथा चुने गए अभ्यर्थियों को बहाली पर 65,000 रुपये प्रति महीने का वेतन मिलेगा। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर में झारखंड में सियासत उफान पर है। अब भाजपा के पुराने दिग्गज पूर्व मंत्री और जमशेदपुर पूर्वी के निर्दलीय विधायक सरयू राय भी कोरोना पर मचे राजनीतिक घमासान में कूद गए हैं। अपने ताज़ा बयानों में सरयू ने
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी साख घटने का सर्टिफिकेट दे दिया है। ट्विटर पर लिखे संदेश में सरयू राय ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख घटी है, पर लोगों में विश्वास नहीं घटा है। सरयू राय ने दूसरी ओर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बारे में कहा कि राज्य में उनकी साख पूर्व की तुलना में बढ़ी है। हालांकि सरयू ने उन्हें नसीहत देते हुए कहा कि इस अनुपात में उन्हें लोगों के बीच विश्वास भी बढ़ाना होगा। सरयू राय ने इस ट्वीट को सीएम हेमंत सोरेन ने रिट्वीट कर अपनी सहमति जाहिर की है। झारखंड में लॉकडाउन की सख्ती 16 मई से बढ़ाई जा रही है। अब ई पास के बिना बाइक, कार या किसी भी वाहन से सड़क पर निकलना महंगा पड़ेगा। नियम तोड़ने पर जेल भी भेजे जा सकते हैं। झारखंड के अंदर बाहर कहीं से आने जाने के लिए ई पास जरूर लें। झारखंड सरकार ने ई पास अनिवार्य करने के साथ ही इसके लिए वेब पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यहां से आवेदकों को ऑनलाइन ई पास जारी किया जा रहा है। सरकार के नए नियमों के मुताबिक बीमार व्यक्ति के इलाज, अंत्येष्टि को छोड़कर जन सामान्य को किसी भी प्रकार के आवागमन की अनुमति बिना ई पास के नहीं दी गई है। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।